नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर का ही एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, यानी गांधी जी का स्वराज। ये बीए में भी है और एमए में भी है। और स्वराज आप नॉर्मल भी जान सकते हैं कि स्वराज का मतलब क्या है। तो आज हम बात करेंगे गांधी जी के स्वराज की। गांधी जी का जो स्वराज है बहुत ही विस्तृत और बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है ये शब्द। जो स्वराज को अगर आप जानना चाहोगे तो आप गांधी जी के थोड़े विचारों को भी आपको जानना होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि गांधी जी बेसिकली सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के जो नींव है, यहाँ तक जो भी नींव है उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने हिलाई थी। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब सिर्फ एक इंग्लिश के वर्ड इंडिपेंडेंस से या सेल्फ रूल से नहीं लिया जा सकता। स्वराज का जो मतलब है वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्वराज को जानना चाहें तो गांधी जी स्वराज को यह मानते थे कि स्वराज जो है बिल्कुल एक राम राज्य की तरह है। यानी स्वराज यानी सेल्फ रूल। और सेल्फ रूल किसका होना चाहिए? सेल्फ रूल यानी अपना रूल, स्वशासन, स्वराज। ये जो वर्ड है ये सब बेसिकली गांधी जी के ही गांधी जी ने ही बेसिकली इनको एक फेमस बनाया कह सकते हैं। इसके अंदर क्या खास बात रही होगी? आज अगर आप कल्पना करें कि आज जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है समाज में, जैसे मान लीजिए आज किसान एक तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ दलितों की लड़ाई हो रही है, महिलाओं की लड़ाई हो रही है, ये सब चीज़ स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हो आप। स्वराज का गांधी जी क्या सोचते थे? गांधी जी यह नहीं सोचते थे कि स्वराज हमें ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं और उन जैसा कि गए भी और हमें स्वराज मिल जाएगा। नहीं, वो जानते थे अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स गए तो वाकई स्वराज नहीं आ सकता। इसके लिए वो क्या मानते थे कि स्वराज का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि ब्रिटिशर्स चले जाएं और हमें स्वराज मिल जाए। इसका मतलब यहाँ पे कि हमें आत्मा की शुद्धिकरण चाहिए, हमें समाज का शुद्धिकरण चाहिए, हमें जो वर्ग विभेद है उसका शुद्धिकरण चाहिए, उसकी खात्मा चाहिए। वर्ग विहीन समाज, एक तरह जैसे मार्क्स ने कहा था वैसे ही यहाँ पर वर्ग विहीन होना चाहिए, यानी कोई भी वर्ग ना हो। एक तरह से सभी बिल्कुल एक सुखी संपन्न तरीके से रहें, जिसमें कोई किसी का शोषण ना कर सके। इस तरीके से कल्पना भी जैसे गांधी ने करी थी बेसिकली। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं दलितों का। तो दलितों के संदर्भ में गांधी जी क्या कहते हैं? दलितों के संदर्भ में जैसे उन्होंने कहा कि यह हरिजन है, और हरिजन का मतलब बेसिकली सिंपल है, भगवान के जो वर्ड से दिया गया है। तो गांधी जी इनको मानते थे कि जब तक समाज में या जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग, जब में उनमें एक समान की भावना नहीं आएगी, जब तक वो उन्हें मन से नहीं अपनाएंगे तब तक स्वराज नहीं आ सकता। इसी तरीके से उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए बात करी, महिलाओं के बारे में बात करी है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो किसान हैं, किसानों में भी जो बंधुआ मजदूरी करते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो कि बागानों में काम करते थे, बागानों में भी ऐसे बहुत सारे किसान थे जो कि बंधुआ मजदूरी से बंधे हुए थे। तो वैसे किसानों को भी अगर बिल्कुल तरीके से आज़ादी मिले, उन्हें पूर्ण रूप से अपना हक मिले, वो अपने जहाँ मर्जी चाहे वहाँ काम कर सके, अगर वैसी चीज़ें मिले तब जाकर के स्वराज आएगा। स्वराज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स चले जाएं और हमें लोकतंत्र की स्थापित हो जाए जहाँ पर बहुसंख्यक का शासक हो। वह बहुसंख्यक के शासन को कभी शासन नहीं मानते थे। वो मानते थे जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि मतलब, और प्रतिनिधि में भी स्वराज कहाँ आएगा? प्रतिनिधि में स्वराज आएगा आपके निचले लेवल पे, यानी ग्राम से लेकर के, यानी ग्रामों के पास एक सत्ता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हो कि आज पंचायत है, और ये जो कॉन्सेप्ट है पंचायतों का, तो गांधी जी ने ही बेसिकली इस चीज़ की शुरुआत करी थी कि जो सत्ता है वो बेसिकली निचले लेवल से होनी चाहिए, यानी सबसे नीचे का जो तबका है, यानी गाँव का जो लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि हमारे पास स्वराज है, हम अपनी सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी तरीके से स्वराज आ सकता है। इस तरीके से आर्थिक पैमाने पे अगर हम देखा जाए, आर्थिक पैमाने पे स्वराज गांधी जी क्या मानते थे? आर्थिक पैमाने पे वो बड़े बड़े उद्योग लगा करके बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका मानना था कि हम जो है वो आर्थिक रूप से स्वराज जब ही आएगा जब ही सभी के सभी लोग एक तरह से सभी के पास अपने खुद का एक तरह से कह सकते हैं रोज़गार हो, खुद एक वो तरह से कोई वहाँ पे गरीब ना हो, कोई किसी का शोषण ना करे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वो जैसे कि अपने टाइम में वो सिद्धांत देते हैं कि घर में उद्योग लगाएंगे, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब है कि यानी लघु जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, अगर वो घर में ही लोग काम करेंगे, सीखेंगे या उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे उनको रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ साथ हमारे लोग जो अपनी ही चीज़ें खरीदेंगे, स्वदेशी भी आएगी इससे। स्वदेशी मतलब क्या है कि
खुद के उत्पादन की हुई चीज़ें को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो हमारे जो हस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी चीज़ें बिकेगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से भी हमारा देश किसी देश का गुलाम नहीं रहेगा। क्योंकि आज देखो, आज हम जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, पेप्सी, कोक, मैगी, ये तमाम तरह के जो ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड हैं, एमएनसीज है, वो हमारे देश में आकर के हमें एक तरह से हमारा जो पैसा है वो एक तरह से विदेशों में जा रहा है, चाहे वो कार के रिगार्डिंग में हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में हो, मोबाइल के रिगार्डिंग में हो। अगर हम खुद के देश की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे तो वो एक तरह से स्वदेशी होगा। तो ये एक तरह से हमारे आर्थिक चीज़ों को ही, आर्थिक हितों को ही हमारे ये एक तरह से बेनिफिट पहुँचाता है या एक तरह से लाभ पहुँचाता है। तो गांधी जी का सिद्धांत कुछ इसी तरीके से था कि स्वराज अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आज़ादी नहीं, बल्कि हर लेवल पे, चाहे वो दलित लेवल हो, चाहे महिलाओं को भी एक तरह से उनको भूमिका मिलनी चाहिए। महिलाएं जहाँ पर भी अपनी मर्जी से एक तरह से शादी कर सके, अपने बाहर जा सके, वो काम कर सके। तो इस तरीके से जो महिलाओं को जो उत्थान है उनके लिए भी उन्होंने बहुत काम किए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वराज जो है बहुत ही ब्रॉड लेवल का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया से आप राजनीतिक, आर्थिक, एक तरह से दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इन सब के लिए ही आज़ादी होगी, तभी असली आज़ादी, तभी असली एक तरह से स्वराज आएगा। तो आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, स्वराज का मतलब क्या है। आप अगर चाहो तो इसको कैटेगरीज में बांट करके अपने जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस तरीके से बता सकता हूँ आपको। ओके, हम अगला क्वेश्चन जो है वो स्वतंत्रता के बारे में जान सकते हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से समझ सकते हो। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता बेसिकली एक सिंपल और साधारण शब्दों में है कि स्वतंत्रता यानी हमें आज़ादी होनी चाहिए, हर प्रकार की आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की होनी चाहिए आपको? यानी स्वतंत्रता हमें बेसिकली अभिव्यक्ति की, भाषण की, आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब तमाम स्वतंत्रता आज आपके पास है। लेकिन इस स्वतंत्रता का उदय कैसे हुआ? इस स्वतंत्रता का जो उदय है वो बेसिकली एक नकारात्मक स्वतंत्रता से हुआ। अब नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव फ्रीडम जो है वो किस प्रकार से है? यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के जो पहले जो विचारक थे आपके, जैसे इसमें हॉब्स का नाम आता है, लॉक का नाम आता है, इसके अंदर बेसिकली मॉन्टेस्क्यू का, बेंथम का, मिल का, स्पेंसर का, ये सारे के सारे विचारक आते हैं। आधुनिक काल में जो हैं वो हेक आते हैं, बर्लिन आते हैं, नॉर्डिक आते हैं। तो ऐसे जो विचारक हैं वो नकारात्मक में हैं। तो लेकिन इसका जो नकारात्मक रूप कैसा है? नकारात्मक का मतलब यहाँ पे है वो कि जो इसमें स्वतंत्रता है वो कहते हैं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे वो कुछ भी करे, उसे राज्य कम से कम उस पर हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार की स्वतंत्रता का ही जो उदय है वो बेसिकली जॉन लॉक के समय से हुआ। लॉक जैसे कहते हैं कि व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, मतलब जीवन की, संपत्ति की और बेसिकली श्रम की। लॉक ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो उसमें उन्होंने कहा कि हमें श्रम का एक सिद्धांत दिया, यानी जो मेहनत से जिस प्रकार से भी अगर वो पैसा कमाया गया है, किसी भी तरीके से अगर पैसा कमाया गया तो उसे वो उसका श्रम है और उसको कोई भी नहीं छीन सकता, इवन राज भी उसको नहीं छीन सकता है। और राज को वो बहुत ही लिमिट करता है, यानी सीमित तरीके से राज्य को पावर देता है या शक्ति देता है। राज्य को कहता है कि सिर्फ उसकी काम है सुरक्षा देना। तो इस प्रकार का जो लॉक का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल ही एक तरह से राज्य को सीमित करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह एक तरह से नकारात्मक है। इसके बाद एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम के नाम बहुत ही उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बाज़ारवाद या जो पूंजीवाद जो समाज है उसमें पूंजीपतियों के हितों के लिए बेसिकली उन्होंने यह कहा कि जिसमें व्यक्ति जो है जितनी मर्जी संपत्ति अर्जित करे, जैसे मर्जी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, वो किसी भी कार्य को बेसिकली कर सकता है, जिसमें अधिक से अधिक इसमें मजदूरों का शोषण भी शामिल था। इस प्रकार के जो एक तरह से जो स्वतंत्रता का जो एक तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थन किया गया वो जर्मी बेंथम और एडम स्मिथ ने, जिसका नाम था आपका उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का मतलब यहाँ पर क्या है कि अधिक से अधिक हमें व्यक्तियों का जो सुख होता है वो उसे मिलना चाहिए, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी जो अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है वही हमें मिलना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में आगे चलकर जो जे.एस. मिल ने जो अपने विचार दिए हैं वो उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत हैं। उसमें ऑन लिबर्टी में उन्होंने बेसिकली क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो विचार हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं, जो उसकी सोच है वो बहुत एक तरह से इम्पोर्टेंस रखती है, महत्वपूर्ण रखती है। इसमें राज्य को उसमें दखल नहीं देना चाहिए।
मिल का मानना है कि किसी भी विचार को, भले ही वो गलत क्यों ना हो, वो भले ही बिल्कुल ही बेकार क्यों ना हो, फिर भी उसको उसे अपने आप को प्रेजेंट करने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा तो इससे समाज का ही भला हो सकता है। वो कहता है भले ही पूरी मानवता, पूरा समाज किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो जाए, उसको, उसके विचार को गलत ठहरा जाए, फिर भी उसके विचार को सुनना चाहिए, उसके विचारों को दमन नहीं करना चाहिए। क्या पता कि उसका वही विचार पूरे समाज या पूरे एक समाज के एक तरह से काया पलट कर सकता है। तो मिल जो है वो बेसिकली बहुत ही एक तरह से विचारों के लिए बहुत पॉजिटिव है। किसी भी व्यक्ति को हर लेवल पे वो बेसिकली चाहता है कि उसको अभिव्यक्त और अपने जो सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, उसको निकालने का पूरा अवसर मिले। तो इसी चीज़ को हम नकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि वो राज्य को बहुत सीमित करना चाहता है। वो चाहता है कि राज्य जो है बिल्कुल खामोश रहे, किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी तंग ना करे, उसके विचारों को दमन ना करे, उसके जो सृजनात्मकता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको बेसिकली वो तंग ना करे और उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। तो यही कुल मिलाकर मिल का जो है वो एक तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता माना जाएगा। इसके अलावा वो एक हानि सिद्धांत भी देता है। हानि सिद्धांत का मतलब यहाँ पे यह है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप में बिल्कुल आज़ाद है, संपूर्ण है, उसे हर वो चीज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान ना पहुँचे। सिंपल सी बात है। वो एक यहाँ पे शराब का एग्जाम्पल देता है, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शराब ला करके पीता है और उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा तो उसे वो पीना देना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी कार्य, जब तक मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूँ जिससे मेरे कार्य से किसी दूसरे पे नुकसान ना पहुंचे, तो वो कार्य मुझे करने की पूरी स्वतंत्रता या पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है ये मार्क्स जो मिल का, वो बेसिकली यहाँ पर आपका नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ओके दोस्तों, जो हम अगला क्वेश्चन जो जान सकते हैं वो है लॉक का संपत्ति का सिद्धांत। लॉक का जो संपत्ति का सिद्धांत है वो बेसिकली प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि लॉक ने पहले ही बताया है, प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। 3 अधिकार आते हैं, वो है आपका राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो तीनों राइट हैं ये हमारे नेचुरल राइट या ऐसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। इन्हीं अधिकारों के बेस पे लॉक को व्यक्तिवाद या उदारवाद का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर लॉक जो है संपत्ति के सिद्धांत में क्या बात करता है, यानी संपत्ति जो है बेसिकली व्यक्ति की एक निजी संपत्ति है और उसे वह जो राज्य है उसे वो छीन नहीं सकता है। तो निजी संपत्ति किसे माना जाएगा, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है। निजी संपत्ति कहता है, लॉक कहता है कि जो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे ज़मीन है, जंगल है, ये सब जो चीज़ें दी हैं उसमें ये हमारी बेसिक प्राकृतिक धरोहर है या प्राकृतिक जो संपत्ति है। तो इन चीज़ों को मानव को एक तरह से, मानव जो है सिर्फ इनका एक तरह से क्या है, ट्रस्टी है, यानी वो उसे संभाल सकता है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों पे श्रम करता है, यानी इन चीज़ों पे अगर वो मेहनत करता है, अगर वो ज़मीन पे मेहनत करके कुछ उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो उसका प्रॉपर्टी है, वो उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी। और उसकी रक्षा करना सरकार का जो एक सरकार का कार्य है वो है उसकी संपत्ति को रक्षा करना। और जो व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से जितना मर्जी अर्न कर सकता है, जितना मर्जी कमा सकता है, तो वो उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी। अब निजी संपत्ति पे ही लॉक जो है सरकार को क्या कहता है, लॉक जो सरकार को कहता है कि सरकार जो है उस पर बिना पूछे उसकी संपत्ति छीन नहीं सकती है, बिना पूछे उसकी संपत्ति पे कोई टैक्स या कोई कर नहीं लगा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो लॉक ने जो सबसे पहले बात करी, तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि लॉक जो है बेसिकली एक पूंजीवादी या बेसिकली जो एक व्यक्तिवादी सोच का एक तरह से प्रवक्ता माना जाता है। अब वो संपत्ति में भी जो लॉक है वो कुछ चीज़ें डिवाइड करता है या कुछ चीज़ें बंटवारा करता है। जो जैसे मान लीजिए वो संपत्ति में भी किस 2 प्रकार की संपत्ति होती है, जो एक जो है वो जो नष्ट हो सकती है और दूसरी जो नष्ट नहीं हो सकती है। नष्ट जो होने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें बेसिकली हम क्या मानेंगे, जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर बेसिकली हम खाना पानी ये सब चीज़ें मान सकते हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कोई भी इंसान इन चीज़ों को अगर मान लीजिए उसके पास बहुत सारा खाना है तो उसको वो सिर्फ अपने लिए तो रखेगा ही, लेकिन वो दूसरे ऐसा नहीं कि उसको कहेगी ये मेरी प्रॉपर्टी है मैं इसको नष्ट कर दूँ और मैं दूसरों को कुछ भी ना दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं पानी का कहीं पर सोर्स है, कोई मान लीजिए कोई एक सोर्स है जहाँ से पानी आ रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस पानी पर कब्जा करूँ और बाकी को मैं पानी बिल्कुल ना दूँ। तो ऐसी चीज़ों को लॉक बेसिकली मना करता है। हाँ, दूसरी ओर जो है जो नष्ट ना होने वाली चीज़ें जिसमें बेसिकली हम क्या मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप
ज़मीन है या आप पैसा है, तो इन चीज़ों को बेसिकली अगर आपने श्रम से कमाया है तो इस चीज़ इनका प्रयोग आप जितना मर्जी असीमित, यानी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इस चीज़ को बढ़ा सकते हो क्योंकि वो आपने एक श्रम से कमाया है। लेकिन हाँ, वैसी चीज़ जो सबके लिए ज़रूरी है, जो खाद्यान्न चीज़ें हैं खाने जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ों पे आप कंट्रोल लिमिट तरीके से करोगे, यानी वो आपका एक तरह से असीमित नहीं है, वो बिल्कुल सीमित है। समझ में तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉग ने उस पर बंदिश लगाई है, एक तरह से कंट्रोल करा है कि आप उन चीज़ों का स्टोर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो जो दूसरों के लिए या उनकी लाइफ के लिए या उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाए। कुल मिला के जो लॉग जो है अपनी संपत्ति के सिद्धांतों में क्या कैटेगरीज बांटता है, क्या बांटता है, तो आप सिंपल पॉइंट्स में लिख सकते हो कि जो लॉग का जो संपत्ति वो एक तरह से वो प्राकृतिक अधिकार में आता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके वो विकास करता है, उसी के लिए वो मेहनत करता है। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो वो मेहनत भी नहीं करेगा, श्रम भी नहीं करेगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी या जो संपत्ति है वो उसके श्रम का फल है, यानी एक तरह से उसका एक तरह से हार्ड वर्क का ही एक तरह से उसके लिए रिजल्ट है ये। उसके बाद कह सकते हैं कि संपत्ति जो है मनुष्य बेसिकली खरीद सकता है, बेच सकता है। तो ये लॉग जो है कहता है कि अगर आपकी निजी संपत्ति है तो आप उसे जैसे मर्जी चाहो यूज़ कर सकते हो, उसे आप खरीद सकते हो, उसे बेच सकते हो। तो इस चीज़ की परमिशन भी लॉग देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता रखता है, जो भी काबिलियत रखता है, उसके आधार पर वो जितनी मर्जी जैसे चाहे वो संपत्ति अर्न कर सकता है। तो कुल मिलाकर के संपत्ति के सिद्धांत के रिगार्डिंग में आपको मैंने सारी लॉग की बातें समझा दी हैं। अब आप इसके कुछ लाइनें इसमें आलोचना कर सकते हो। आलोचना में आप मुख्य रूप से कुछ इस तरह से करोगे कि लॉग जो है पूरी तरीके से पूंजीवाद का समर्थन करता है, वो व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। इसमें वो कल्याण की भावना को एक तरीके नकारता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लॉग जो है स्टार्टिंग में नकारात्मक एक जो स्वतंत्रता थी या जो व्यक्तिवादी सिद्धांत थे, नकारात्मक व्यक्तिवादी सिद्धांत थे, उसको बढ़ावा देता है। और कुल मिलाकर के ये एक तरह से पूंजीवाद का हिमायती माना जाता है। आप लिख सकते हो कि जैसे कि मैकफर्सन ने कहा है कि जो लॉग का जो संपत्ति का सिद्धांत है वो एक तरह से दासता को बढ़ावा देता है या ये मजदूरों का शोषण करवाने के लिए एक तरह से बढ़ावा देता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो पूरी तरीके से जो लॉग का सिद्धांत था कुछ हद तक पूंजीवादी मानसिकताओं से परिपूर्ण था। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को और अपने आप इसमें निष्कर्ष के साथ ख़त्म कर सकते हो कि जो लॉग जो है बेसिकली उदारवाद का जनक माना जाता है, व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों को जनक माना जाता है। तो इस तरीके से लॉग की अपनी एक भूमिका रही है और वो संपत्ति को इसलिए बढ़ावा देता है कि इससे मनुष्य जो है अधिक से अधिक श्रम करे और अधिक से अधिक उत्पादन करे। इसलिए लॉग का योगदान काफ़ी सराहनीय है। ओके, हम अब जो अगला क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में और बहुत आसानी शब्दों में, वो है अरस्तु की नागरिकता का जो सिद्धांत है यानी सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के सिटीजनशिप से बहुत डिफरेंट है। ये बात कर रहे हैं हम एथेंस के लोग जो लगभग आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। तो इसमें नागरिकता कॉन्सेप्ट कैसा होता था, क्योंकि उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और जो व्यक्ति है थोड़े ग्रुप्स में रहा करते थे और उस समय युद्ध वगैरह होते थे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं है जैसे कि आज हुआ करता था। तो उस समय नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिफरेंट है या जो अलग है। तो अरस्तु ने नागरिकता के जो सिद्धांत दिए वो किस प्रकार दिए हैं। अरस्तु कहता है कि नागरिकता जो है एक तरह से शासन में भागीदारी का रूप है, यानी आप हमेशा से एक सक्रिय रहोगे, हमेशा एक काम करोगे राज्य के लिए, तो वो एक तरह से नागरिकता माना जाएगा। अब नागरिकता के लिए वो बहुत सारी शर्तें लगाता है, नागरिकता है क्या और नागरिकता किसे मिलेगी और किसे नहीं मिल सकती है। नागरिकता का मतलब यह नहीं है कि आप उस राज्य में पैदा हो गए हो तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा। हो सकता है कि उस राज्य में कोई दास भी पैदा होता है या कोई विदेशी भी पैदा होता है तो वो भी नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा नागरिकता वो भी नहीं है जो किसी देश से निकाले जा चुके हैं या जिनकी नागरिकता छीनी गई है। नागरिकता यहाँ पर वो भी नहीं है जो एक तरह से आपको कानून के माध्यम से मिली गई है, तो उसे भी नागरिक नहीं मानता। नागरिकता जो अरस्तु है बहुत सोच समझ कर कहता है कि नागरिकता सिर्फ उन्हें माना जाएगा जो यहाँ पर शासन की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी और वो भाग लेने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं। सोचिए, भाग लेने वाले बेसिकली व्यक्ति जो होंगे वहाँ के शिक्षित व्यक्ति होंगे जो वहाँ के शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, संविधान कार्यों में काम लेते हैं, राजकीय कार्यों में काम लेते हैं। तो वैसे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। उनके पास कुछ खास चीज़ें होंगी, उनको विशेषाधिकार मिलेंगे, संविधान में उनको एक खास पद दिए जाएंगे, तो वैसे व्यक्ति को नागरिक माना जाता है। अब यहाँ पर नागरिकता को अब
अरस्तु जो है नागरिक किसे नहीं मानता है, यानी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें अरस्तु जो उनको नागरिकता नहीं देता है। सबसे पहली बात हम सिंपल से शब्दों में समझ सकते हैं कि अरस्तु महिलाओं और बच्चों को नागरिकता नहीं मानता है। वो मानता है कि ये जो महिलाएं और बच्चे हैं इनके अंदर अभी बुद्धि या तर्क करने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसे नागरिक नहीं माना जा सकता। इसके बाद हम कुछ उन व्यक्तियों को मानेंगे जो कि बेसिकली मतलब एक तरह से अवकाश या लेज़र कार्यों में लगे हुए हैं, यानी आरामदेह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वैसे लोगों को नागरिकता नहीं माना जाएगा। और आरामदेह ज़िंदगी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैसे लोग जो बेसिकली संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, सिर्फ कमाई में लगे रहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, उसके लिए वो बेसिकली हर टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। यहाँ पर नागरिक सिर्फ उन लोगों को मानता है कि जो बेसिकली अपने तर्क के बेस पे, ज्ञान के बेस पे अपनी बुद्धि को निखारते हैं, वैसे लोगों को यहाँ पर वो नागरिक मानता है। यानी अगर आप अपने लिए संपत्ति अर्जित करते हो, अपने लिए काम करते हो, तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर आप जब तक आप राज्य के लिए कोई काम नहीं करते हो, राज्य की वृद्धि में उनकी शक्तियों के लिए अगर आप कार्य नहीं करते, तो आपको नागरिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि दूसरे के दास हैं या जो गुलाम है, वैसे लोगों को नागरिक नहीं माना जा सकता। जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता। और जो बेसिकली श्रमिक हैं, जो जिनके पास श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि नागरिक नहीं मानते। इनको नागरिकता क्यों नहीं माना जाता, इसके पीछे कारण यह है कि इनके पास एक तरह से समय नहीं होता, इनके पास टाइम नहीं होता, अवकाश नहीं होता है। अगर इनके पास समय नहीं है तो ये बेसिकली राज्य के कार्यों में, या इनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि ये राजकाज के कार्यों में भाग ले सके। भाग लेने से मतलब यहाँ पे जैसे कि दासता के सिद्धांत में भी कहता है, अगर उसके एक मालिक है, अगर उसके पास वो फ्री है, यानी घर के कार्यों से, अपनी कमाई घर के कार्यों से, या अपने निजी संपत्ति को बढ़ाने से अगर वो फ्री है, तो उसके पास समय होगा और वो समय को वो अपने राजकाज के कार्यों में लगाएगा। तो वैसे ही इसी तरीके से श्रमिकों को भी वो कहता है कि वो नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। वो अपना सारा का सारा जो समय है वो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन में, यानी अपने लाइवलीहुड के लिए लगाते हैं। तो इसकी वजह से उनके पास समय नहीं है, और समय नहीं है तो वो राजकाज के जो कार्यों में उनमें वो भाग नहीं ले सकता। इसी वजह से वो उन व्यक्तियों को जो कि बहुत संपत्तिशाली हैं और जो अमीर हैं, उन्हीं लोगों को कहते हैं वो नागरिक बन सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो क्षमता होती है जो कि राजकाज के कार्यों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब संपत्ति मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। अरस्तु यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर आपने गलत तरीके से संपत्ति कमाई है, या आपने नशा के माध्यम से संपत्ति कमाई है, या किसी दूसरी तरीके से अगर आपने संपत्ति कमाई है, तो उस व्यक्ति को भी हम नागरिकता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपको, राष्ट्र को एक धोखा दे सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है बहुत ही एक नैरो माइंडेड है। इसकी आलोचना भी कर सकते हो कि इसमें महिलाओं को बिल्कुल ही एक तरह से तर्कहीन माना गया है, बुद्धिहीन माना गया है, दासों को बिल्कुल ही बुद्धिहीन माना गया है, असमानता पर आधारित है। तो इसकी तमाम आलोचना हो सकती है कि जो कि आज के युग में हम कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल ही एक अन्यायपूर्ण माना जाएगा। जैसे अगर हम अरस्तु के बेस पे अगर नागरिकता का सिद्धांत देंगे तो नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु को बहुत आसानी से हम आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं, लगभग आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। तो वैसे समय में बहुत छोटी सी पॉपुलेशन होती थी, तो वो जो अरस्तु का जो सिद्धांत है वो बहुत अपने सीमित राज्यों के लिए है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आज अरस्तु की आलोचना करना बहुत आसान है। तो आप सिंपल तर्कों में इसकी आलोचना कर सकते हैं।